हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव क्लासेस। आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। पहले कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग संवैधानिक प्रोविज़न्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला आपका है पार्ट 4, भारतीय संविधान का पार्ट 4, जो कि आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। उसके आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F में प्रोविज़न किया हुआ है कि स्टेट जो है सो सबको समान और सबके पहुंच का एजुकेशन, शिक्षा सबको देगी स्टेट, ठीक है। वर्ड यहाँ मैटर करता है, ये स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F के तहत हमारा स्टेट हमें इक्वल शिक्षा और सबके पहुंच वाला शिक्षा, ठीक है, जो कि हर व्यक्ति के लिए पहुंच वाला हो, ठीक है, वैसा एजुकेशन स्टेट हमें प्रोवाइड करेगा। ये आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F में मेंशन है, जो कि पार्ट 4 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, ठीक है। अब देखिए 42वां संवैधानिक संशोधन जब हुआ 1976 में, तो एजुकेशन को जो स्टेट लिस्ट में रखा गया था उसको हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में से हटा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों इस पर कानून बना सकती है, ठीक है, लेकिन सेंटर का कानून प्रभावी होगा ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया 42वां अमेंडमेंट 1976। एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एजुकेशन हमारा स्टेट सब्जेक्ट है या फिर कॉन्करेंट सब्जेक्ट है या फिर यूनियन सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है स्टेट एजुकेशन, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, द एजुकेशन policies by the central government provides a broad direction and state governments are expected to follow it, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है वो बहुत सारे नियम कानून के साथ बनाती है और स्टेट से ये अपेक्षा करती है कि वो सारे नियम कानून को माने, ठीक है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल है कि तमिलनाडु में वो 3 लैंग्वेज फार्मूला को नहीं एक्सेप्ट किए थे फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि 1968 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी भारत की आई थी। उसमें जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था उसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नहीं माना था, ठीक है। उसके बाद आपका आइए 86th अमेंडमेंट, जो कि आपका 2002 में हुआ। इसके तहत आपका एजुकेशन एक इनफोर्सेबल राइट बन गया आर्टिकल 21A के तहत, ठीक है। अमेंडमेंट याद रखिएगा, ठीक है, 86th अमेंडमेंट 2002, जब शिक्षा को एक प्रभावी कानून के रूप में बना दिया गया आर्टिकल 21A के तहत कि अब हर बच्चों को एजुकेशन देना ही हो किसी भी हालत में, ठीक है। पहला चीज़ ये 86 और दूसरा 42वां अमेंडमेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में किया गया था, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 42वां अमेंडमेंट के तहत। मैं पूरे एजुकेशन का पूरा बायोडाटा लेके बैठा हूँ, आज आपको क्लियर करके जाऊँगा पूरा, ठीक है। तो 86th अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है, एजुकेशन एंड इन्फोर्सेबल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है। जैसा कि आप 12 से 35 जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आता है, 12 से 35 आपका फंडामेंटल राइट्स आता है, तो उसके बीच में आर्टिकल 21A एक इंक्लूड कर दिया गया और उसमें एजुकेशन आपका जोड़ दिया गया, ठीक है। अब इसके तहत
कुछ लॉज बने हैं, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये मेन इम्पॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसको याद रखिएगा। एम्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स आर इन फोर्स एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि हम बोले कि 86वां संविधान संशोधन के तहत 21A में आपका फंडामेंटल राइट्स जो है आपका बड़ी, उसमें जो शिक्षा को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना, जिसके अंदर किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको शिक्षा देना ही देना है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स कर दिया, मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। इट वाज मैंडेट 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो निचले तबके के लोग हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, उनको 25% रिजर्वेशन इसमें दिया गया, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी ली है शिक्षा को लेकर के, जिसमें कि आपका सर्व शिक्षा अभियान है, जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव है एजुकेशन को ज़्यादा अच्छे से हर लोगों तक पहुंचाने के लिए। मिड डे मील स्कीम है, ठीक है, जिसमें खाना वाना सब देता है। नवोदय विद्यालय स्कूल जो खोला गया है वो भी आपका एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, जिसमें कि फ्री में पढ़ाई होती है गर्ल्स की। केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है। एंड आईटी इन एजुकेशन आर अ रिजल्ट ऑफ द एनईपी ऑफ 1986, ठीक है। आईटी सेक्टर का एजुकेशन में आना ये एनईपी 1986 का रिजल्ट है, ठीक है। तो अब आप आ गया, ये था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, जो पहले से लॉज थे ये थे, मैंने डिस्कस कर दिया आपसे, क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है। आज से पहले 2 बार भारत में एजुकेशन पॉलिसीज़ आ चुकी हैं। सोचिए 72 साल हो गए, 72 साल में मात्र 2 बार एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं। एक आपका 1968 में, और एक ठीक उसका 68 का आप उल्टा कर दीजिए, 86 कर दीजिए 1986 में। याद करने की ज़रूरत नहीं, 1968, 86 को उल्टा कीजिए 86, 1986 में, ठीक है। और उसके बाद अब 2000 में आ रही है, यानी कि 34 साल के बाद फिर आपका एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ठीक है। 72 साल में 3 बार, 1968, 1986 एंड 2020। नेक्स्ट आइए, अभी जो भारत है उसमें 4.6% ही अपने कुल जीडीपी का एजुकेशन पे खर्चा करता है भारत, मात्र 4.6%, ठीक है, एजुकेशन पर खर्चा करता है भारत। अब हमारा NEP 220 आ गया, ठीक है। तो NEP 220 का एम है पहला कि इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ग्लोबली लॉन्च करने का ये एक तरह से आप कहिए कि फॉर्मूला है, ठीक है, कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबली कैसे लॉन्च करें। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे, वो भारत में तो ठीक है करते हैं, लेकिन जब विदेश के स्टूडेंट से उनका टाई अप होता है या ये होता है तो वो अजीब नर्वस रहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, वहाँ का ऐसा है, वहाँ पर ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है, हमारे थोड़ा लो क्वालिफाइड है, ऐसा एक मन में बैठा हुआ है सबके। तो एक ग्लोबल एक्सपोज़र मिले हमारे एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है, इसलिए ये NEP 220 आया है, ठीक है, कि ग्लोबली हम अपने नॉलेज को दिखाएं कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स में भी ताकत है, हमारे स्टूडेंट्स भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और दूसरे विश्वविद्यालयों से, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के स्टूडेंट्स से भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स ग्लोबली, ठीक है। इसमें पहला तो 2 चेंजेस हुआ है। पहला कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि MHRD था, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहला पॉइंट। दूसरा, नई शिक्षा नीति NEP 2020 को स्वीकृति दे दी गई है, ठीक है। आज वीडियो लंबा जाने वाला है। अब देखिए स्कूल स्तर पर क्या बदला। पहला स्कूल स्तर पर क्या बदला, फिर आपका हायर एजुकेशन में देखेंगे क्या बदला। तो पहले हम देखते हैं स्कूल स्तर पर क्या बदला।
अभी जो सिस्टम चलते आ रहा है वो 10+2 सिस्टम है, ठीक है। 1 से लेके 10 तक पढ़िए, फिर +2 आप 11-12 कीजिए, ठीक है। अब इसको बदल करके 5+3+3+4 कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि 5 साल तक आपका फाउंडेशनल एजुकेशन होगा। 5 साल तक फाउंडेशनल एजुकेशन होगा। पहले बहुत लोग सोचते हैं कि आखिर में गिनती तो 1 से होती है, तो डायरेक्ट हम अपने बच्चों को 1 में एडमिशन लिखवाएंगे, 10 तक पढ़ाएंगे, उनसे उसका एज भी बचेगा, ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो सिस्टम किया गया है उसमें आपका नर्सरी, LKG, UKG ये 3 साल +1 और 2 इंक्लूड करके ये 5 साल किया गया है। समझ में आया? नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2 मिला करके ये 5 साल कर दिया गया है, 5, ठीक है। ये फाउंडेशनल एजुकेशन होगा, ठीक है, जिसके तहत आपका 5 साल ये 1-2 तक आपका जितने भी होंगे वो मातृभाषा जो भी उनका जो बोलने का है, जैसे बिहार में भोजपुरी है, जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें क्या कहते हैं पढ़ाई होगी। कोई उसमें ये प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, वो ये फोर्स नहीं कर सकते कि आप इंग्लिश ही पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आपका 3 साल का प्रीपरेटरी रहेगा, ठीक है। प्रीपरेटरी कहिए मतलब या प्राइमरी कहिए, ठीक है, प्रारंभिक। तो 3 साल आपका प्रारंभिक हुआ, तो 2 से 3 साल 5 क्लास तक आ गए हम लोग, ठीक है, 5 क्लास तक आ गए। फिर आपका 3 साल मिडिल रहा, तो आप 8 में आ गए, ठीक है। 8 के बाद फिर आप 4 साल सेकेंडरी लेवल पर आ गए। सेकेंडरी लेवल मतलब 10+2, ठीक है। इस तरह का सिस्टम बनाया गया है और इसमें 5 साल तक आपके बच्चों को 5 क्लास तक आपके बच्चों को रीजनल लैंग्वेज जो आपका है, जो उच्चारण है, उसी में पढ़ाया जाएगा। हो सके तो 8 तक भी इसको ले जाया जाएगा, ठीक है। 8 क्लास तक ले जाया जाएगा कि आपका रीजनल भाषा में ही बच्चे सीखे पढ़े, ठीक है। और 6 क्लास से आपका वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 6 क्लास से ही वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूड कर दिया गया है, जिसके वजह से जो भी बच्चों का जो स्कोप होता है या फिर किस एरिया में उनका रुझान है वो देख करके और उनको उसी फील्ड में स्किल्ड नॉलेज दिया जाए, इसलिए ये इनिशिएटिव किया गया है, ठीक है। अब आइए, बच्चे 6 साल की उम्र से पहली कक्षा की पढ़ाई शुरू करेंगे। 6 से 16 साल की उम्र में कक्षा 1 से 10 तक करेंगे और फिर 16 से 18 आपका 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होगा। सब फिक्स कर दिया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स को सभी विषयों में 2 स्तर के विकल्प दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स को हर लेवल पे आपका 2 विकल्प दिए जाएंगे। जैसे कि अभी CBSE है जो कि 10वीं, इस बार 10वीं में मैथ्स में 2 लेवल का विकल्प दिया था, बेसिक और स्टैंडर्ड, ठीक है। अब मैथ्स से शुरू कर इस तरह का विकल्प सभी विषयों में मिलेगा। सभी विषय में दिया जाएगा, एक बेसिक दिया जाएगा, एक स्टैंडर्ड दिया जाएगा। स्टूडेंट अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि उनको इस सब्जेक्ट में बेसिक पढ़ना है या फिर स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ना है, ठीक है। वो उनके इच्छा अनुसार होगा। मतलब कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, पूरा लचीला कर दिया गया है, ठीक है, कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से, कोई बोझ नहीं, कोई पढ़ाई का बोझ नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स अपनी इच्छा अनुसार कोई एक विकल्प चुनकर उसकी पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूलों में बच्चों को कम से कम 5वीं कक्षा तक उनकी गृह भाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में निर्देश दिए जाए। हालांकि 8वीं और उससे आगे की कक्षाओं के लिए भी इसे अपनाया जा सकता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं मैंने आपको पहले भी डील कर चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं।
बोर्ड परीक्षाओं को थोड़ा सरल बनाया जाएगा। परीक्षा ऐसी होगी जिससे कोर कॉम्पिटेंसी की परख की जा सके। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पैटर्न पर ये परीक्षाएं साल में 2 बार ऑफर की जाएंगी। इनमें से किसी एक का चुनाव स्टूडेंट्स कर सकेंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी और स्टूडेंट्स को ये मौका दिया जाएगा कि आप दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। और इसमें जो रट्टा मार के स्टूडेंट्स बैठते थे, वो रट्टा मारने वाला पैटर्न अब ख़त्म कर दिया गया है। मतलब अब रट्टा मार करके आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट पर और भी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया है, जिससे कि अब रट्टा मारने वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो 2 बार क्या कहते हैं एग्ज़ाम देने का ऑप्शन रहेगा साल में, और स्टूडेंट अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि उनको कब एग्ज़ाम देना है। ठीक है, देखिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब पूरा डेवलपमेंट। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी स्कूल से निकलेगा तो वो एक ना एक स्किल सीख के निकलेगा, ताकि आगे चल के उन्हें उसे अनएम्प्लॉयमेंट का मुंह ना देखना पड़े आज के स्टूडेंट्स के जैसा। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम में सुधार कर दिया गया, ताकि स्टूडेंट्स अगर 10-12 के बाद निकले तो वो एक स्किल अपने साथ लेके निकलें और उसके बाद उसी स्किल में लगे और अपना काम करें। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, परख, ये एग्ज़ाम में पूछ देगा, और इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का काम करेगी। ये परख क्या है, तो ये बोर्ड परीक्षाएं जो होंगी उसका स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा, कैसा रहेगा, उसकी सेटिंग बॉडी रहेगी। ठीक है, वो ये सेट करेगी। समझ में आया? नेक्स्ट आइए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए साल में 10 दिन बैगलेस रहेगा। ठीक है, मतलब बिना बैग के आप जाइए, और उस दिन क्या कहते हैं आपको इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराई जाएगी। कोई टॉपिक होगा उसमें इनफॉर्मली इंटर्नशिप कराई जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका, जैसा कि मैंने बताया, वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप जो है वो क्लास 6 से चालू हो जाएगी, ताकि हर स्टूडेंट में कुछ ना कुछ गुण पैदा हो जाए और वो वही स्किल को आगे फ्यूचर में अपने लिए यूज़ कर सके। ठीक है, अब एजुकेशन का जो एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ है उसका कुछ टारगेट है। पहला टारगेट है कि वो 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो करना चाहती है अपनी स्कूल एजुकेशन में 2030 तक। ठीक है, 2030 तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो वो करना चाहती है स्कूल की। सेकेंड थिंग, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 3 to 6 ईयर्स बाई 2025। ये जो 5 साल वाला जो किया गया है ना, 5-3-3-4, उसमें 5 जो है उसमें 3 से 6 साल के बच्चे रहते हैं। मतलब 3 क्लास में अगर पढ़ना स्टार्ट किए हैं या 2 क्लास में, तो 2 साल से पढ़ना स्टार्ट किए या 3 साल के से पढ़ना स्टार्ट किए, तो पहले नर्सरी, फिर LKG, फिर UKG 1-2। ठीक है, तो ये 5 साल जो है 3 से 6 के बीच में, ये आपका एजुकेशन हर चिल्ड्रेन को मिले 2025 तक। इससे कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट छोड़ चुके हैं उनको फिर से वापस किया जाएगा स्कूल की तरफ। नेक्स्ट आपका आता है कि टीचर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, कि कौन टीचर्स होंगे। देखिए, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST, इसको डेवलप किया जाएगा 2022 तक। ठीक है, इसके अंदर है कि 4 साल का बीएड, अब जैसे कि UG प्रोग्राम आपके 4 साल के होने जा रहे हैं, तो 4 साल का जो बीएड रहेगा वो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगी टीचर बनने के लिए। 4 साल का बीएड मिनिमम क्राइटेरिया होगी टीचर बनने के लिए। इसके लिए आपका नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST का गठन किया जा रहा है। 2022 तक इसका गठन हो जाएगा। ठीक है,
इसके साथ साथ आपका स्टेट में, हर स्टेट और हर यूटी में एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का भी गठन किया जाएगा। नेक्स्ट आइए कि कॉलेज स्तर पर क्या बदला। पहला चीज़, कॉलेज स्तर को बहुत लचीला कर दिया गया है। ठीक है, अब आपका कॉलेज में एडमिशन ऐसे नहीं होगा, अब आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, तब आपका यूजी पीजी में एडमिशन होगा। ठीक है, और वो एग्ज़ाम जो है सो इंडिया की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी। ठीक है, एनटीए लेगी। तो यूजी प्रोग्राम में क्या किया गया है कि यूजी प्रोग्राम में 4 साल का किया गया है। अगर आप 1 साल पढ़ के यूजी प्रोग्राम को छोड़ देते हैं तो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल अगर आप पढ़ के छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। ठीक है, अगर 3 साल पढ़ के छोड़ते हैं तो बैचलर डिग्री मिलेगा, और अगर 4 साल पढ़ के छोड़ते हैं तो आपको बैचलर डिग्री विथ रिसर्च। ठीक है, विथ रिसर्च, इसमें इंक्लूड, रिसर्च को बहुत महत्व दिया गया है आपके हायर एजुकेशन में। ठीक है, देखिए कॉलेजों में एडमिशन के लिए सेट की तरह एंट्रेंस टेस्ट लिए जाएंगे, और ये पूरे देश का एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा एनटीए के द्वारा। ठीक है, जो कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि अभी प्रोफेसर्स की, मेडिकल स्टूडेंट्स की और CSIR की, सबकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, वही एनटीए पूरे देश का एक बार लेगी टेस्टिंग। ठीक है, 2 बार, साल में 2 बार, सॉरी। देश के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन के लिए एनटीए द्वारा एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम साल में 2 बार लिए जाएंगे। मतलब साल में 2 बार एनटीए आपका एग्ज़ाम लेगी, और उसमें आप निकलिएगा तब आपको हायर एजुकेशन यानी यूजी में आपको एंट्रेंस मिलेगा, आपको यूजी में कोई कॉलेज में आपको मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि बैचलर डिग्री 4 साल की जा रही है, हालांकि 3 साल का भी विकल्प रहेगा, 2 साल का भी विकल्प रहेगा, 1 साल का भी विकल्प रहेगा। आप किसी समय भी छोड़ सकते हैं, आपको उस जिस तरह का आप पढ़िएगा उस तरह का आपको डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अब क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक आपका डिजिटल सब कुछ होते जा रहा है, तो हर डिग्री पर, हर क्लास पर, हर इंटर पर, ग्रेजुएशन पर, एमए पर आपका एक क्रेडिट आपके अकाउंट में जाते रहेगा। ठीक है, ये वही चीज़ है कि 12वीं के बाद कॉलेज स्तर पर 4 विकल्प होंगे। 4 साल के बैचलर कोर्स में पहला साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पर बैचलर डिग्री और 4 साल पर रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री कोर्स पूरा कर सकते हैं। यानी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प मिलेगा। ठीक है, कि आप मल्टीपल, आप रह भी सकते हैं, आप निकल भी सकते हैं, आप पर कोई दबाव नहीं रहेगा कि आपकी डिग्री ख़त्म हो जाएगी। अगले 15 साल में कॉलेजों को डिग्री देने की स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, जितने भी कॉलेज हैं उनको डिग्री देने की छूट दे दी जाएगी 15 साल में। कॉलेजों के लिए यूनिवर्सिटीज़ से मान्यता की ज़रूरत नहीं होगी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, और किसी भी कॉलेज को यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होने की ये बाध्यता जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और 15 साल में कॉलेजों को डिग्री देने की स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ को भारत आने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम बता रहे हैं कि NEP 2020 का यही मोटो है कि हम अपने एजुकेशन को कैसे ग्लोबली एक्सपोज करें। ठीक है, एक्सपोजर कैसे मिले, हमारे स्टूडेंट्स ग्लोबली आंख में आंख डाल करके स्टूडेंट से बात कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए 100 यूनिवर्सिटीज़, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को भारत में जगह दी जाएगी। ठीक है, और शीर्ष भारतीय संस्थानों को वैश्विक बनाने का प्रयास किया जाएगा, जैसे IIT, IIMs हैं, DU है, इलाहाबाद है, ये सब और भी देश में जा कर के अपना संस्थान खोलेंगे। ठीक है,
2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। 2040 तक उच्च शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। पाली प्राकृत पर्शियन के लिए यूनिवर्सिटी कैंपसों में ही राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस, पाली प्राकृत, ठीक है, पर्शियन, ये सब जो लैंग्वेज है इसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी कैंपस में ही राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, एक आपका बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है कि मास्टर डिग्री कोर्स के बाद पीएचडी से पहले जो एमफिल करते थे वो एमफिल कोर्स को हटा दिया गया है। वो वैसे भी कुछ इम्पोर्टेंस नहीं था उसका, एमफिल का, लोग पीएचडी करते थे डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब देखिए बॉडीज़ कौन कौन सी बनाई गई हैं, वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI will be set up as a single umbrella body for the entire higher education excluding medical and legal education। ठीक है, कानूनी शिक्षा और मेडिकल, ठीक है, मेडिकल को इसमें से हटा दिया गया है और बाकी सारे एजुकेशन के लिए एक ही बॉडी बनाई गई है जो कि पूरे हायर एजुकेशन को हैंडल करेगी, जो कि है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI। ठीक है, इसका गठन पिछले साल ही कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए आपका नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, ये रेगुलेशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये रेगुलेशन तय करेगी पूरे देश के उच्च शिक्षा की। नेक्स्ट आपका है जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, ये आपका स्टैंडर्ड तय करेगी कि हमारे उच्च शिक्षा का स्टैंडर्ड क्या होगा, GEC। ठीक है, जैसे कि आपका स्कूल शिक्षा में देखें कि स्टैंडर्ड सेट करने के लिए एक परख बनाया गया था, उसी तरह हायर एजुकेशन में स्टैंडर्ड सेट करने के लिए जनरल एजुकेशन काउंसिल का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC, ये फंडिंग का काम करेगा। अभी जैसे UGC है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसका भी काम फंडिंग का ही था। ठीक है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC फंडिंग के लिए, और नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल NAC, जो कि एग्रीडेशन देगा कि कौन कॉलेज ए है, कौन कॉलेज B है, कौन कॉलेज C है, जो कि आज भी वर्क कर रहा है NAC। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली पर्शियन एंड प्राकृत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशंस टू बी सेटअप, ये आपका सेटअप किया जाएगा जैसा कि ऊपर मैंने बताया। इट ऑल्सो एम्स टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP एट द अर्लीस्ट। और अभी जब ये लागू हो रहा है तो भारत सरकार 6% GDP अपना एजुकेशन में डालेगी। तो ये था आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मेरे मुताबिक मैंने सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, सो एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको बनाया है। ठीक है, संवैधानिक सारे चीज़ों को ले करके, उसके बाद स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर बहुत एक पार्ट को अलग अलग तरीके से बनाया है। इसको एक बार देख लीजिए आप अपने से बढ़िया से, एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। और अभी तो एग्ज़ाम कोरोना के बाद स्टार्ट होगा तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे और सब में एजुकेशन से क्वेश्चंस तो श्योर रहेंगे, पक्का रहेंगे। कुछ भी क्वेरी हो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू माई ऑल viewers. Thank you very much for watching.